को हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉर्जन ऑफ टेस्टीज़। उसके हमने थोड़े से सिनेरियोज देखे थे कि हाउ पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू विद द टॉर्जन ऑफ टेस्टीज़। सो एज यू कैन सी हियर क्या हुआ है, ये नॉर्मल टेस्टीज़ है, ये भी नॉर्मल टेस्टीज़ है, लेकिन टॉर्जन ऑफ टेस्टीज़ में क्या होता है, ट्विस्ट हो जाती है टेस्टीज़ की, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है ऊपर ट्विस्ट हो जाती है, एज यू कैन सी हियर। तो ट्विस्टिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड हो जाती है। अब खुद सोचने वाली बात है, ट्विस्टिंग होगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, टेस्टिस को टेस्टिकुलर आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि आर्टरी जो है वो भी साथ ही कंप्रेस हो जाएगी ट्विस्टिंग की वजह से। तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू इस्कीमिया, और पेशेंट क्या करेगा, पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। सो पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू द पेन, जो कि उसको स्वेयर पेन हो रही होगी टेस्टिस और ग्रोइंग रीजन में, एकदम से स्टार्ट हो जाएगी, नॉज़े वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, टेस्टिस हम हाथ लगाएंगे तो टेंडर होगी एग्जामिनेशन पे, और कॉर्ड जो है वो हमें थिक थिक फील होगी। सो दिस इज़ टेस्टिकुलर टॉर्जन। अब आपको पता है टेस्टिस के गिर्द ना एक उसकी लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस, जिसको कहते हैं। अब नॉर्मल टेस्टिस के अंदर ट्यूनिका वेजिनैलिस जो होती है वो सिर्फ एंटीरियरली जो है ना होती है, और इसके अलावा जो है साइड्स पे होती है, एंटीरियरली और साइड्स पे होती है नॉर्मल टेस्टिस के अंदर। लेकिन इस केस में क्या होगा, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस डेवलप होने का कॉज हम पढ़ने लगे हैं कि अगर हमारी टेस्टिस जो है उसके बैक पे भी जो है ट्यूनिका वेजिनैलिस हो, जो कि नॉर्मल टेस्टिस के अंदर बैक ऑफ टेस्टिस पे नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो टेस्टिस होती हैं वो ट्यूनिका के अंदर ना ऐसे क्लैपर्ड इन द बेल की तरह ना इधर उधर घूमना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ होती है, जैसे आपको पता है ना बेल क्लैपर, जब हम इसको बजाते हैं बेल को, तो ये जो अंदर वाला इसका हिस्सा होता है ना, ये सारी टकरे मार रहा होता है इधर उधर। तो इसी तरह हमारी जो टेस्टिस होगी ना, जब उसको चारों तरफ से जो है एंटीरियरली भी पोस्टीरियरली भी हर तरफ से जो है ट्यूनिका वेजिनैलिस कवर किया होगा, जो कि नॉर्मल बैक पे नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिस जो है वो क्लैपर इन द बेल की तरह घूमती रहेगी पूरी जगह पे। तो दिस इज़ एक्चुअली द केस, इसको हम कहते हैं क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी। तो क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी जो है अल्टीमेटली जब वो इधर इधर उधर घूमता होगा तो इजीली उसकी जो कॉर्ड है वो ट्विस्ट कर जाएगी। सो व्हाट इज़ टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, इट इज़ ट्विस्टिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड रिजल्टिंग इन स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई जिस टेस्टिकुलर आर्टरी, और ये ज़्यादातर टीन एजर्स में होता है 13 to 15 ईयर्स में। कॉज इसका क्या होता है, हमने पढ़ा एक क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी के नॉर्मल टेस्टिस में बैक ऑफ द टेस्टिस पे कोई ट्यूनिका वेजिनैलिस नहीं होती, लेकिन अगर ये प्रेजेंट हो तो इट विल क्लैप इन द बेल, उस तरह से होगी, तो इट इज़ नोन एज क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी। दूसरा कॉज क्या है कि अगर हमारी टेस्टिस की जो एपिडिडमिस है वो टेस्टिस से सेपरेट हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि टेस्टिस जो हैं वो इधर उधर वो इट विल रिजल्ट इन स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्टिंग। ठीक है, वैसे अगर ये बायलेटरल होगा तो ऑब्वियसली बायलेटरल अगर टेस्टिस टॉर्जन की तरफ चली जाएगी तो इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी एंड वी हैव टू रिपेयर द बोथ साइड्स। तो अब क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे हमने देखे हैं कि पेशेंट आपके पास आएगा 10 से 15 साल का जो है वो यंग पेशेंट होगा, बिल्कुल टीनेजर होगा, और जी वो हिस्ट्री देगा कि स्ट्रेनिंग की वजह से या फिर लिफ्टिंग है हैवी वेट की वजह से या कोइटस की वजह से, दीज आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। तो ये जो है टॉर्जन जो है ये स्लीप के दौरान भी हो सकती है। तो ये हमारी हिस्ट्री होगी। उसके बाद वो बताएगा कि मुझे स्फीयर पेन हो रही है टेस्टिस में, ग्रॉइन रीजन में, जो कि एकदम से शुरू हो गई है, नॉज़िया वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आएगा, हम हाथ लगाएंगे तो टेस्टिस बहुत ज़्यादा टेंडर होगी, कॉर्ड थिकन हुई होगी। दिस इज़ हाउ ये आपको नज़र आ रही है, ब्लू कलर की टेस्टिस हो चुकी है बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज टू द टेस्टिस। अब हमने इसका डीडी बनाना होता है, जो कि डीडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए और ओवरऑल, कि इसको हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि पेशेंट को, क्योंकि अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो एपिडिडिमिस की और टेस्टिस की, तो उस केस में भी पेशेंट पेन के साथ आ सकता है ना, और टेस्टिकुलर टॉर्जन में भी पेन हो रही होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो पेन के साथ आ रहा है टेस्टिस रीजन में, उसको एपिडिडोमा अर्काइटिस है या फिर टेस्टिस की टॉर्जन हुई हुई है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमारा होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो टेस्टिकुलर टॉर्जन जो है वो कितने लोगों में होती है, यंग एज में, टीन एजर्स में होती है, जबकि जो एपिडिडोमा अर्काइटिस होती है मोस्टली वो ओल्डर एज में होती है, 20 to 35 ईयर्स के पेशेंट्स में। पहला डिफरेंस एज का हो गया। दूसरा ये होता है कि जैसे ही हम टेस्टिस को एलिवेट करते हैं तो एक्यूट एपिड्रोम ऑर्काइटिस की जो पेन होती है वो रिलीव हो जाती है। ठीक है, जबकि
जबकि जो हमारी टॉर्जन ऑफ टेस्टिस होती है उसकी अगर पेन होगी तो हम उसको उठाएंगे टेस्टिस को, तो वो पेन जो है और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ट्विस्ट ब्लड सप्लाई और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फ्रेंड्स साइन विच इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ एपिडिडोमार्काइटिस के हमने जब उसको उठाया टेस्टिस को तो पेन रिलीव हो गई, दिस इज़ पॉजिटिव फ्रेंड्स साइन इन केस ऑफ एपिडिडोमार्काइटिस। और अगर वो पेन एग्रीवेट हो जाती है, दिस इज़ नेगेटिव फ्रेंड्स साइन विच इज़ इन केस ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्जन। ठीक है, इसके अलावा तीसरा डिफरेंस ये होता है कि पेनफुल यूरिनेशन होती है इन केस ऑफ एपिडिडोमार्काइटिस, जबकि क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और जो है डिसयूरिया जिसको हम कहते हैं, और टेस्टिकुलर टॉर्जन में जो है डिसयूरिया नहीं होता, पेनफुल यूरिनेशन नहीं होती। सो दीज आर द 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जिनके आपको पता चलेगा कि पेशेंट जिसको टेस्टिस में पेन हो रही है वेदर इट इज़ ड्यू टू टॉर्जन ऑफ टेस्टिस और ड्यू टू एपिडिडोमार्काइटिस। सबसे पहले आपने एज नोट करनी है, फिर आपने फ्रेंड साइन देखना है और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, पेशेंट से पूछना है आपको डिसयूरिया तो नहीं होता यूरिनेशन के दौरान पेन, अगर होती हुई तो यू विल गो फॉर एपिडिडोमार्काइटिस। ठीक हो गया। अब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हिस्ट्री लेंगे सारी और फिर हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन क्लिनिकली हम डायग्नोस कर लेते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि हमने ब्लड फ्लो देखना है कि टेस्टिकुलर आर्टरी में कैसा है, तो ब्लड फ्लो के लिए कौन सी चीज़ करते हैं हम, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इसके अलावा हम जो है वो एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं अगर हमें डाउट हो रहा है और 6 आवर्स के अंदर अंदर विद इन द ऑनसेट ऑफ पेन, और अगर हम एक्सप्लोरेशन जल्दी नहीं करेंगे इट विल लीड टू एट्रोफी ऑफ टेस्टिस, हमने उसको प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा CT MRI एक्सरे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्लिनिकली ही इसको डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होता है कि सर्जरी से पहले हमने पेरेंट्स को जो है काउंसिल करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तो पेरेंट्स को हमने जो है वो उनको काउंसिल करना होता है थॉरली, उनकी कंसेंट लेनी होती है फॉर द ऑर्किडेक्टमी के अब हमने टेस्टिस को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है स्क्रॉटम में जिसके अंदर टेस्टिस पड़ी हुई है वो जो बैग है उसको हम क्या करेंगे, इंसाइज करेंगे। ऑब्वियसली टेस्टिस तक पहुँचने के लिए हमें स्क्रॉटम में इंसियन देनी पड़ेगी। जब इंसियन दे देंगे तो हम जो है वो देखेंगे टेस्टिस को कि वो वायबल है या नहीं, मतलब टेस्टिस जिंदा है या मर गई है, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी ना। तो अगर वायबिलिटी को हमने चेक करना है, वायबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी, हमने जब आपको याद है हमने GIT में भी वायबिलिटी चेक की थी इंटेस्टाइन की, तो उसी तरह करेंगे कि हम जो है टेस्टिस को वार्म सेलाइन के अंदर सोक करेंगे, मतलब उसको जो है सोक कॉज जो है वार्म सेलाइन का वो लगाएंगे और उसको 100% ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए, फिर हम एग्जामिनेशन दोबारा करेंगे। अगर टेस्टिस जो है वो पिंक हो जाएगी तो इसका मतलब कि वो ज़िंदा है, ठीक है, वायबल है, और अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाती है तो इसका मतलब वो नॉन वायबल है। अब नॉन वायबल ऐसी चीज़ निकम्मी ख़राब हो चुकी है, उसको बॉडी में रहने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे और उस प्रोसीजर को जिसमें हम टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं, दिस इज़ नोन एज ऑर्किडेक्टमी। ठीक है, तो अगर हमारी टेस्टिस जो है वो हमें वायबल मिल गई है, मतलब वो ज़िंदा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टेस्टिस को निकालने का कोई मतलब टेस्टिस को हम नहीं निकालेंगे ना, हम क्या करेंगे वहाँ पे सूचर्स लगा के उसको जो है फिक्स कर देंगे, क्योंकि वो इधर उधर घूम रही थी और हमने उसकी ट्विस्टिंग ख़त्म की पहले, और फिर हमने उसको सूचर्स लगा के ना ट्यूनिका अल्बुजिनिया और विजाइनलिस के साथ जो है ना उसको सूचर कर दिया ताकि वो दोबारा से ट्विस्ट ना हो। ठीक है, तो ये जो होती है इसमें हमारा सबसे पहले क्या है, काउंसिल किया पेरेंट्स को और स्क्रॉटल इंसियन दी हमने, और फिर हमने टेस्टिस को देखा कि वो वायबल है या नहीं। वायबल नहीं है तो हम उसको निकाल देंगे, अगर वायबल है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सूचर कर देंगे। सो ये पिक्चर देखिए टेस्टिकुलर टॉर्जन की, कि ट्विस्टिंग ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड रिजल्ट्स इन इस्कीमिया। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हम डिक्रीज ब्लड फ्लो देखेंगे, वहाँ पे एक्यूट पेन और स्वेलिंग हुई होगी टेस्टिस के अंदर वन साइडेड, और सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें हमने 6 आवर्स के अंदर अंदर इंटरवेंशन करनी है, अदरवाइज टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, फिर हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली बॉडी से। तो उसको बचाना है, उसको ज़िंदा रखना है और जो है ना उसको जल्दी से ठीक करना है। सो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 15 years old boy complains of sudden agonizing pain in the right groin while playing the match of hockey। उसको नोज़िया भी है और स्किन जो स्क्रॉटम की है वो इन्फ्लेम्ड है। ठीक है, तो दिस इज़ टेस्टिकुलर टॉर्जन। वो डीडीज़ क्या होंगे इसके उन्होंने पूछे हैं, तो दैट इज़ एपिडिडोमार्काइटिस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम स्क्रॉटल सपोर्ट देंगे, एनसेड्स देंगे, आइस पैक्स देंगे, बेड रेस्ट करवाएंगे, उसको कंजर्वेटिव डिब्राइडमेंट करेंगे, उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे और उसके मुताबिक जो मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से हम लीड करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन वगैरह करने के बाद जो है हम डॉपलर करेंगे,
और फिर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, और फिर डिपेंडिंग अपॉन वायबिलिटी और नॉन वायबिलिटी हम जो है वो परफॉर्म करेंगे। ऑर्किडेक्टमी ऑर्किडेक्टमी हम परफॉर्म करेंगे। ऑर्किडेक्टमी जिसमें हम एक्सप्लोरेशन जो है वो करेंगे, स्क्रोटल इंसिजन देने के बाद जो है हम चेक करेंगे वायबिलिटी है ना, मतलब जो हमने मैनेजमेंट मैंने आपको बताई है ना वही करनी है और सिंपली। अच्छा, उसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट इज़, अब देखें 12 इयर्स ओल्ड बॉय प्रेजेंट इमरजेंसी, ये सारा जो आपको बता रहा है कि दिस इज़ कि ये हो सकता है डीडी। ठीक है, किसका डीडी है, इसके डीडीज़ क्या होंगे? टेस्टिकुलर टॉर्जन है, टॉर्जन ऑफ एपिडिडिमस है, या एपिडिडिमल ऑर्काइटिस है। देखिए स्वेयर पेन एंड स्वेलिंग इन राइट ग्रॉइन है ना, और टेंडर स्वेलिंग आपको मिल रही है, तो हम इसको सोच सकते हैं कि ये जो है ना टॉर्जन भी हो सकता है एपिडिडिमस की, ऑर्काइटिस भी हो सकता है। ठीक है, ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, तो इसकी मैनेजमेंट हम टॉर्जन ऑफ टेस्टिस के जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। एक्सप्लोरेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या मसला है ना, तो उसके मुताबिक उसको डील करेंगे। अब ये वाला देखें क्वेश्चन, ये वाला हमने देखा था ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि डीटीज़ इसके, तो दैट इज़ एपिडिडर्मल ऑर्काइटिस, टेस्टिकुलर ट्रॉमा एंड स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया। उसके बाद जो है इसकी मैनेजमेंट आपने वही लिखनी है जो हमने देखी है। अब ये वाला देखें सेकंड वाला, इसमें इन्होंने 3 डिफरेंशियल्स पूछे हैं, वो आपने बता देने, एपिडिडर्मल ऑर्काइटिस, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस एंड स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया। इन्वेस्टिगेशन जो इसको बेस्ट आइडेंटिफाई कर सकती है वायबिलिटी को, दैट इज़ डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द टेस्टिस। और इनिशियल मैनेजमेंट आपकी क्या होगी? स्क्रॉटल सपोर्ट, एनसेट्स, आइस पैक्स, बेड रेस्ट, कंजर्वेटिव ड्राइवमेंट, ऑर्किडेक्टमी। अब ये फोर्थ वाला देखें, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है फट फर्दर क्लिनिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन टू रीच द डायग्नोसिस। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि उसको जो है एक्यूट स्क्रॉटल और ग्रोइन पेन होगी, नॉज़िया वॉमिटिंग होगी, और उसकी टेंडरनेस हम एग्जामिन करेंगे ओवर द टेस्टिस। फिर हम जो है उसकी क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स चेक करेंगे। उसके बाद जो है हम उसकी देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है टेस्टीज़ की। तो अगर वो टेस्टीज़ जो है हॉरिजॉन्टल लाई कर रही है, इसका मतलब वो ट्विस्टिंग हुई हुई है उसकी। फिर हम जो है वो ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे, उसको रेस करके देखेंगे, एलिवेशन ऑफ टेस्ट फ्रेंड साइन जो है उसको चेक करेंगे। ठीक है, और इन चीज़ों से जो है ना हम इसको करते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस इसका क्या होगा? टेस्टिकुलर टॉर्जन होगा, और ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस इसका एपिडिडर्मल ऑर्काइटिस होगा। सिंगल इन्वेस्टिगेशन कौन सी ऑर्डर करेंगे? डॉपलर अल्ट्रासाउंड टू चेक फॉर द ब्लड फ्लो ऑफ द टेस्टीज। और मैनेजमेंट जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब ये यंग बॉय वाला देखें, इसमें भी उन्होंने डायग्नोसिस पूछा हुआ है, दिस इज़ टेस्टिकुलर टॉर्जन। इन्वेस्टिगेशंस में आप लिखेंगे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड चेक फॉर द ब्लड फ्लो टू द टेस्टीज। देन कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन आप कर लेंगे, RFTs कर लेंगे, CBC करवा लेंगे। तो इन चीज़ें जो जनरल होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन आप कर लेंगे। और ये लास्ट वाला जो है इसमें DDs पूछे हुए हैं और मैनेजमेंट पूछी हुई है, और टेक्टेक्टमी वाली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरिकोसील। इसमें से सिर्फ एक ही युग क्यों आया हुआ है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 40 ईयर्स ओल्ड मेल आपके पास आया है, रेडिकल लेफ़्ट नेफ्रेक्टमी उसकी हुई है, मतलब उसकी किडनी जो है ना वो रिमूव की गई है, सेकेंडरी टू रीनल सेल कार्सिनोमा। तो रीनल सेल कार्सिनोमा में हमने देखा था कि वेरिकोसील जो है वो कॉमन होती है लेफ़्ट साइड की वेरिकोसील, याद है आपको रीनल सेल कार्सिनोमा में? ठीक है, तो ये वो चीज़ है। 6 महीने बाद क्या हुआ, उसको ड्रैगिंग सेंसेशन शुरू हो गई, कहाँ पे? लेफ़्ट टेस्टीज़ में। तो ड्रैगिंग सेंसेशन जो है इसका बहुत हॉलमार्क होता है। ही सेड दैट व्हेन ही पैल्पेट्स हिज स्क्रॉटम ही हैज़ अ फीलिंग एज इट कंटेन्स बंच ऑफ वर्म्स, ऐसा लगता है जैसे अंदर कीड़े हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ लाइकली डायग्नोसिस, हाउ रीनल कार्सिनोमा कैन स्प्रेड एंड हाउ डज इट इफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ दिस पेशेंट। सो हम इसको वेरिकोसील को टॉपिक को डिस्कस करते हैं बुक से, और फिर हम इसका यूक्यू सॉल्व करते हैं। सो वेरिकोसील देखें, आपको नॉर्मल नज़र आ रही है, पेपिनोफॉर्म प्लेक्सिस जो है वो डायलेट नहीं हुआ हुआ, लेकिन वेरिकोसील में देखें कैसे पेपिनोफॉर्म वीनस प्लेक्सिस जो है वो डायलेट हो चुका है। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। सो वेरिकोसील इज़ व्हाट? इट इज़ डायलेटेशन ऑफ पेपिनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस दैट रन्स विद इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब जो टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं वो हमारी टेस्टिस को ड्रेन कर रही होती हैं,
और एपिडिडमस को ड्रेन कर रही होती हैं, और एक वहाँ पे ना एक प्लेक्सिस बनाती हैं, जो मल्टीपल वेन्स एक जगह पे बनाती हैं, इसको पेपिनिफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं। ठीक है। अब जब ये इनग्वाइनल कैनाल से गुज़रती हैं तो ये 1 से 4 रह जाती हैं, जब ये डीप रिंग से गुज़रती हैं तो ये 2 रह जाती हैं, और फिर जो है ये कहाँ पे ड्रेन होती हैं, सिंगल टेस्टिकुलर वेन बना देती हैं। और ये टेस्टिकुलर वेन जो राइट साइड की होती है वो इंफीरियर वेना कावा में डायरेक्टली ड्रेन होती है, जबकि लेफ़्ट साइड की जो होती है वो पहले लेफ़्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है और फिर रीनल वेन जो है इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन होती है। ठीक है, तो ये बात होती है। और इस वजह से क्या होता है कि लेफ़्ट साइड का जो वेरिकोसील होती है ना वो ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि जो है रीनल सेल कार्सिनोमा के केस में। तो कॉजेज़ इसके क्या है, मोर कॉमन ऑन द लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन जो होती है वो फॉर्म करती है एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द लेफ़्ट रीनल वेन। तो वो बिल्कुल सीधी जो है ना पेपिनिफॉर्म प्लेक्सिस को आके डायलेट करती है। जब ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, सारा वीनस फ्लो जो है वो नहीं हो पाएगा ना ड्रेन, तो वो पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो डायलेट हो जाएंगी। कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वॉल्स, जो कि नॉर्मल वॉल्स थे, अगर वॉल्स नहीं होंगे तो फ्लूइड जो है वो जो भी ब्लड होगा वो नीचे ही जमा होना शुरू हो जाएगा और डायलेट हो जाएगी। फिर लेफ़्ट रीनल कार्सिनोमा जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन और फिर उसकी डायलेटेशन करेगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे जो अभी अब देखे हैं, वैसे तो ये सिम्टोमेटिक है, लेकिन पेशेंट आपके पास किसके साथ आएगा, जैसे आपने सिनेरियो देखा, ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट होगी अफेक्टेड साइड पे, और जो जिस साइड पे अफेक्टेड साइड होगी, जो वाला हिस्सा होगा वो स्क्रोटम जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हैंग हुआ होगा। जब हम पैल्पेट करेंगे तो हमें ऐसे फील होगा जैसे बैग ऑफ वर्म्स हैं, यही चीज़ें थी ना, तो हैवी हैंग स्क्रोटम होगा। तो ये चीज़ें आपने जो है वो सिनेरियो में भी देखी है कि आपको प्रेजेंट मिल रही थी। सो ये आप पिक्चर देखें, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो है देखिए किस तरह से टॉर्चुअस सी फील हो रही है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, और एक साइड पे आपको दिखाया हुआ है कि वेरिकोसील इज मेड अप ऑफ वेन्स दैट कंटेन इनएडिक्वेट वॉल्स, डायलेटेड वेन्स आपको दिखाई हुई हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। फिर ऐसा ऐसा क्या होता है, टेस्टिस जो एट्रोफी हो जाती है उसकी, और इट कॉजेज इनफर्टिलिटी। ठीक है, ग्रेड्स क्या है, अगर वल्जल्वा मनूवर करने के बाद जो वेन्स हैं वो पैल्पेट हो तो ग्रेड 1 है, अगर स्टैंडिंग पोजीशन के बाद पैल्पेबल हो तो ग्रेड 2 है, और अगर ऐसे ही विजिबल है, हमें कोई मनूवर भी नहीं करना पड़ा, तो दैट इज़ ग्रेड 3, मतलब बहुत ख़तरनाक हद तक ज़्यादा हुआ है। वल्जल्वा में आपको पता है कि जो है नाक बंद करते हैं, मुंह में हवा भरते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से फिर ये वेन्स डायलेट करती हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या होनी चाहिए, वैसे तो क्लिनिकली सामने नज़र आ रहा होता है आपको, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कर लेते हो, यहाँ पर इनफर्टिलिटी के लिए सीमेन एनालिसिस कर लेते हो। ट्रीटमेंट क्या है, एसिम्प्टोमेटिक के लिए हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। सर्जरी हम तब करेंगे जब स्क्रोटम में पेन शुरू हो गई है, इनफर्टिलिटी होना शुरू हो गई है, मतलब वो सब फर्टिलिटी हुई हुई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका है। या आर्म्ड फोर्सेस में ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से फिर होता है ना, तो उसको हम करवा लेते हैं। अब ये रिपेयर जो है वो 3 तरह का हो सकता है, या तो हम लैप्रोस्कोपिकली करेंगे, या फिर हम ओपन करके करेंगे, ठीक है, या फिर एम्बोलाइजेशन करेंगे। ठीक है, डीप रिंग से ऊपर अगर हम लेप्रोस्कोपी यानी या फिर ओपन लाइगेशन करते हैं ना, तो वो उसको कहते हैं हाई लाइगेशन। ठीक है, इसकी वजह से फिर क्या होता है, रिट्रोग्रेड फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो रुक जाता है, और जो ऑब्वियसली रिट्रोग्रेड फ्लो नहीं होगा तो पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस जो डायलेट हुआ हुआ था वो क्या होगा, श्रंकन हो जाएगा। तो ये चीज़ आ जाती है। तो ऑब्वियसली जब हम टेस्टिकुलर वेन को लाइगेट कर देंगे तो फिर अब टेस्टिस किससे ड्रेन होगी, क्रीमेस्टेरिक वेन से। ठीक है, एक हाई लाइगेशन होता है जिसमें हमने डीप रिंग से ऊपर करना होता है, वो मैंने आपको बता दिया। एक होता है लो लाइगेशन जिसमें हम इनग्वाइनल कैनाल के अंदर टेस्टिकुलर वेन्स को लाइगेट करते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होता है लो लाइगेशन का कि रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा हमारे पास जो होता है दैट इज़ एम्बोलाइजेशन ऑफ द टेस्टिकुलर वेन अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस, एंड इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ चॉइस कि हम एम्बोलाइज कर लें उसको, वेसल को। ठीक हो गया, तो एक हमारी हाई लाइगेशन है विच इज़ अबव द डीप रिंग, एक लो लाइगेशन है विच इज़ एट द लेवल ऑफ इनग्वाइनल कैनाल, और एक एम्बोलाइजेशन है। तो इसका हमने
कॉज क्या देखा, इट इज़ लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील. हाउ रीनल कार्सिनोमा कैन स्प्रेड, तो रीनल सेल कार्सिनोमा कैन स्प्रेड थ्रू रीनल वेन, सो इट कैन ब्लॉक इट्स ल्यूमेन. As the testicular vein drains into left renal vein, left-sided varicocele occurs. ठीक है. How does it affect the fertility of the patient? A varicocele could possibly affect the sperm by increasing the testicular temperature. इतनी ज़्यादा वेसल्स डायलेट होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. जब टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पर्म ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे. दूसरा ये है कि इट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द पेशेंट बिकॉज ये क्या करवाता है, एस्थीनोस्पर्मिया करवाता है, टेराटोस्पर्मिया करवाता है. तो और एंड पे बिल्कुल एज़ोस्पर्मिया हो जाता है. बस याद रखें, स्पर्म्स का लेवल कम कर देता है. और ऑब्वियसली हमने एक और देखा था कि ये क्या करता है, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में जब टेस्टिस होती है वो एट्रोफिक हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है और फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरिकोसील एंड द टेस्टिकुलर टॉर्जन. अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक हमारी हाइड्रोसील रहती है और एक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स रहते हैं. वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं.